यदि आप लोगों ने पार्ट 1 व 2 नहीं देखा है तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए। अब इसके आगे की कहानी। गु लियांगवेई की चेतावनी। जब उन्होंने यांग मैंगशान की बातें सुनी तो गु लियांगवेई ने तुरंत सिस्टम से बाहर निकलकर फिर से लॉग इन किया। कोई गलती नहीं थी, ये वास्तव में 672 अंक था। गु लियांगवेई मुस्कराए बिना नहीं रह सका और खुशी से खड़ा हो गया। यूली, आपने 672 अंक अर्जित किए हैं। हाँ, मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। यूली शर्म से मुस्कुराई। उसने गु लियांगवेई की बाह के चारों ओर अपनी बाहें लपेट लीं और प्यार से कहा, पिताजी, क्या आपकी बेटी प्रभावशाली नहीं है? बहुत प्रभावशाली। आप डैडी का गौरव हैं। गु लियांगवेई मुस्कुराए और अपनी उंगली से उसकी नाक की नोक को छुआ। यांग मैंगशान को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में फंस गई हो। जब उसने पिता और बेटी को एक दूसरे को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा तो उसका शरीर कांपने लगा। ये कैसे संभव हुआ? गु यूली ने इतना अच्छा स्कोर कैसे किया? इतने अंक पाने के लिए उसके पास वह सब कुछ नहीं था जो जरूरी था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास हमेशा क्षमता थी लेकिन वह इसे छिपा रही थी ताकि वह आज उसे आश्चर्यचकित कर सके? यांग मैंगशान का चेहरा राख हो गया था। गु यूली पर उसकी नज़र जहर टपकाने वाले खंजर की तरह थी। नहीं, गु यूली में निश्चित रूप से क्षमता नहीं थी तो वह इसे कैसे छिपा सकती थी? उसने जरूर धोखा दिया होगा। जब तक उसने नकल नहीं की, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह इतना अच्छा स्कोर कर पाती। एक बार फिर गु यूली ने यांग मैंगशान के सभी भावों को दर्ज किया और अर्थपूर्ण ढंग से उसकी ओर देखा। उसकी निगाहें हिकारत से भरी थीं। यांग मैंगशान ने उपहास किया। वह अब जानती थी कि गु यूली वास्तव में बदल गई है। वह स्पष्ट नहीं थी कि यह परिवर्तन किस कारण से हुआ। केवल एक चीज जो वह जानती थी वह ये थी कि अब से गु यूली के साथ व्यवहार करते समय उसे निर्दयी होना होगा। ऐसा लगता है कि वह भूल गई थी कि वह शुरुआत में कभी भी दयालु नहीं रही थी। चाहे वह अतीत में था, वर्तमान में या भविष्य में। जब गु यूली आसपास नहीं थी तो यांग मैंगशान ने गु लियांगवेई से सूक्ष्मता से कहा, पिताजी, बहन बहुत प्रभावशाली है। मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि वह इतना अच्छा कर सकती है। गु लियांगवेई अभी भी मुस्कुरा रहा था। हाँ, जब वह अपना दिल लगाती है तो हमारी यूली सनसनीखेज हो जाती है। यांग मैंगशान की आवाज में संदेह झलक रहा था। लेकिन डैडी, क्या आपको कुछ अजीब नहीं लगता? बहन के ग्रेड हमेशा औसत रहे हैं। उसने अचानक इतना अच्छा कैसे कर लिया? क्या वह ऐसा कर सकती थी? उसने धोखा दिया शब्द नहीं कहा, लेकिन गु लियांगवेई ने अनुमान लगाया कि वह ये कहने की कोशिश कर रही थी कि गु यूली ने इतना अच्छा स्कोर इसलिए किया क्योंकि उसने धोखा दिया। सच कहूं तो गु लियांगवेई ने भी इसे एक संभावना के रूप में सोचा था। गु यूली के पिछले ग्रेड को देखते हुए उसे इतना अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। हालांकि गु लियांगवेई के लिए गु यूली ने धोखा दिया या नहीं, इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। उसके परिणाम काफी वास्तविक थे। उसके लिए भले ही गु यूली ने धोखा दिया हो, ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा धोखाधड़ी से बच निकलने में सक्षम होना भी क्षमता का एक रूप है। यह एक गलत मानसिकता हो सकती है, लेकिन गु लियांगवेई के लिए जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने कभी कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उन्हें महान शिक्षाओं और सिद्धांतों के बारे में जानने, सही और गलत में अंतर करने का कोई अवसर नहीं मिला था। गु लियांगवेई का चेहरा उदास था। उसने यांग मैंगशान पर तीखी नज़र डाली। मैंगशान, मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि हाल ही में आपकी बहन के साथ आपके संबंध थोड़े तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन मुझे आपको बताना होगा कि बेहतर होगा कि आप इस बारे में एक शब्द भी न कहें, खासकर जब आप बाहर हों। मैं भविष्य में इस विषय पर कुछ भी नहीं सुनना चाहता, चाहे आपसे या किसी और से। अगर मैं कोई अफवाह सुनता हूं और यूली उसके कारण विश्वविद्यालय नहीं पहुंच पाती है, तो आप विश्वविद्यालय जाने के बारे में सोचना भी बंद कर सकते हैं। यांग मैंगशान चौंक गई और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। कांपती आवाज में चिल्लाते हुए उसका चेहरा दुख से भरा था। पापा, हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। प्रायोजित डिस्कवरी फीड अगली कहानी पढ़ें के रूप में। वही विश्वविद्यालय। गु लियांगवेई का मुंह आश्चर्य से खुल गया और उसका चेहरा लाल हो गया। आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझे भी आप पर भरोसा नहीं है?
पहली बार में यूली के बारे में ऐसा कहना आपके लिए गलत था। वह हमेशा से ही होशियार थी लेकिन उसने इसमें अपना दिल नहीं लगाया। उसके दिल में परीक्षाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। वह हमेशा परिवार को पहले रखती थी, इसलिए वह खुद को थोड़ा नियंत्रित रखती थी। हालांकि प्रवेश परीक्षा एक अलग चीज है। मैंने उससे कहा था कि उसे अच्छा प्रदर्शन करना होगा और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। यांग मेंगशान के आंसू टूटे हुए बांध की तरह बेकाबू होकर बह निकले। इस बार वह रो रही थी क्योंकि वह वास्तव में परेशान थी। आप मुझ पर विश्वास करते हैं लेकिन ये गु यूली के साथ आपके व्यवहार का 10वां हिस्सा है। अब आप जो कह रहे हैं वह मेरे लिए एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। यदि आप मुझे पसंद नहीं करते तो फिर आपको मुझे बड़ा क्यों करना पड़ा? तुम्हें तो मुझे बाहर ही फेंक देना चाहिए था। यांग मेंगशान के दांत कसकर भींचे हुए थे और उसने आखिरी वाक्य लगभग चिल्लाते हुए कहा। फिर वो गु लियांगवेई को हक्का बक्का छोड़कर वहां से भाग निकली। अभी वह शर्म और गुस्से की भावना से अभिभूत थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस समय वह न केवल गु यूली से नफरत करती थी बल्कि गु लियांगवेई से भी नफरत करती थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गु लियांगवेई उसे इस तरह रौंद देगा और गु यूली के लिए खड़ा हो जाएगा। सनसनीखेज, मेरा पैर, गु यूली का परिणाम बुरा रहा होगा। अगर उसने धोखा नहीं दिया होता तो कभी इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाती। हालांकि चाहे यांग मेंगशान कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, उसने किसी से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि गु लियांगवेई ने कहा था कि अगर उसने गु यूली को विश्वविद्यालय जाने का मौका खो दिया तो वह विश्वविद्यालय में भाग नहीं ले पाएगी भी। हालांकि क्या वो गु यूली को इतनी आसानी से छोड़ देगी? नहीं, कभी नहीं। ये सिर्फ विश्वविद्यालय है ना? जरूर। वो गु यूली को किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से नहीं रोकेगी, लेकिन क्या उसे उस विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलेगा जो वह चाहती थी, यह एक अलग कहानी है। यांग मेंगशान के होठों पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई। गु लियांगवेई ने अपनी बेटियों को अपनी इच्छानुसार कोई भी विश्वविद्यालय चुनने की अनुमति दी थी। उन्होंने कट ऑफ सूची पर नजर डाली और महसूस किया कि गु यूली के अंक सिंघुआ विश्वविद्यालय और यहां तक कि पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए पर्याप्त थे। वह बेहद उत्साहित थे। यूली, क्या आप सिंघुआ विश्वविद्यालय या पेकिंग विश्वविद्यालय के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं? गु यूली ने कुछ नहीं कहा। यांग मेंगशान ने धीरे से कहा, पिताजी, हालांकि सीस अपने अंकों के साथ सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकती है, लेकिन वह केवल वहां के सबसे खराब पाठ्यक्रमों में ही पहुंच पाएगी। उसके स्वर में व्यंग्य का एक संकेत था जिसे केवल गु यूली ही पहचान सकती थी। लेकिन गु लियांगवेई ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसमें गलत क्या है? ये सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय है, यह उसके बायोडेटा पर कितना अच्छा लगेगा। गु यूली ने यांग मेंगशान की ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और फिर मुस्कुराते हुए गु लियांगवेई से कहा, डैडी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं एक आभूषण डिजाइनर बनना चाहता हूँ। मेरा सपना आभूषण उद्योग का पिकासो बनना है। इसलिए मैंने एक डिजाइन कॉलेज में जाने का फैसला किया है। आभूषण उद्योग के पिकासो शब्द ने गु लियांगवेई को उत्साहित कर दिया। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी के विचार का समर्थन किया और उन्होंने देश के सर्वश्रेष्ठ डिजाइन कॉलेज, जिंगचेंग विश्वविद्यालय के लिए फॉर्म भर दिया। यांग मेंगशान के नाखून उसकी हथेलियों में घुस गए और लगभग टूट गए। उसने प्रयास के साथ मुस्कुराने से पहले अपने दांत कसकर भींच लिए और गु लियांगवेई से कहा, पिताजी, मैं सिस के समान स्कूल में जाना चाहती हूँ। गु लियांगवेई सदमे में था। क्या आप अपना स्कोर दर्ज कर सकते हैं? गु यूली चुपचाप मुस्कुराई। जिंगचेंग विश्वविद्यालय में एक दर्शन शास्त्र पाठ्यक्रम है। क्योंकि यह एक लोकप्रिय कोर्स नहीं है, इसलिए कट ऑफ सीमा भी काफी कम है, संयोग से 570 अंक। अपने पिछले जीवन में यांग मेंगशान ने जिंगचेंग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, लेकिन उस समय उन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्नातक पाठ्यक्रम ज्वेलरी डिजाइन में दाखिला लिया था। इस जीवन में जब परिणाम जारी हुए तो गु यूली को पता था कि यांग मेंगशान भी उस स्कूल में जाना चाहेगी, इसलिए वह अपनी पसंद से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थी। ब्लैकआउट, यूली का सदमा। यांग मेंगशान ने रोते हुए गु लियांगवेई से कहा, मुझे भी सिस की तरह आभूषण डिजाइन करना पसंद है। मेरी योजना अभी सबसे खराब कोर्स लेने की है और बाद में इसे ज्वेलरी डिजाइन में बदलने की है। गु यूली यह सुनने की परवाह किए बिना कि उसे और क्या कहना है, आलस्य से अपनी कुर्सी पर झुक गई। हालांकि यांग मेंगशान ने इससे अधिक कुछ नहीं कहा।
इसके बजाय वह सिर झुकाकर चुपचाप रोने लगी। उसकी शिकायत भरी नज़र ने गु लियांगवेई को प्रभावित किया। उसने यांग मैंगशान को अपराधबोध और कोमलता से देखा। वास्तव में वह गु यूली पर कुछ अधिक ही स्नेह करता था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वही बच्ची थी जिसे उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर बनाया था। जबकि यांग मैंगशान ने एक गलती की थी, उसका अस्तित्व उसे लगातार इसकी याद दिलाता रहा। इसी गलती के कारण उसने अपनी पत्नी को मौत के मुंह में धकेल दिया। वह जानता था कि बच्चा निर्दोष है, लेकिन फिर भी वह उन दोनों के साथ समान व्यवहार करने में असमर्थ था। उस दिन यांग मैंगशान के भड़कने और बाहर निकल जाने के बाद उसने खुद पर विचार किया और सोचा कि क्या उसने वास्तव में उसे ऐसा महसूस कराने के लिए उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। चूंकि वो जिंगचेंग विश्वविद्यालय में भाग लेना चाहती है, इसलिए वो उसे इसमें भाग लेने देगा। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, यह उसका अपना निर्णय होगा, इसलिए वो उस पर दोष नहीं मढ़ सकेगी। रात्रिभोज के दौरान यांग मैंगशान ने गु लियांगवेई को बताया कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने के लिए जिंगचेंग जा रही थी और जब वे वहां होंगे तो वे स्कूल के चारों ओर नजर डालेंगे। गु लियांगवेई सहमत हो गया और उसने उसे बाद में अपने कमरे में आने के लिए भी कहा ताकि वह उसे कुछ पैसे दे सके। गु यूली बिना कुछ कहे चुपचाप खा रहा था। वह अपने पिछले जन्म में यांग मैंगशान के साथ इस यात्रा पर गई थी। यात्रा में यांग मैंगशान के अलावा गु हुईजुन और उसका भाई गु होंगफेई भी थे। ये दोनों एक कोयला कंपनी के बॉस के बच्चे थे। उनका परिवार छोटी काउंटी में एक नया अमीर परिवार था। गु हुईजुन, यांग मैंगशान और वह सहपाठी के रूप में काफी करीब थे। गु होंगफेई जिंगचेंग में एक बैंड 2 विश्वविद्यालय में नए छात्र थे। वह हमेशा यांग मैंगशान को पसंद करता था और उसने ही गु हुईजुन को इस यात्रा का सुझाव दिया था। इस यात्रा के बाद यांग मैंगशान और गु होंगफेई एक साथ मिलेंगे। हालांकि अपने प्रथम वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में यांग मैंगशान गु होंगफेई को छोड़ देगी। चूंकि वो जिंगचेंग विश्वविद्यालय में भाग लेना चाहती है, इसलिए वो उसे इसमें भाग लेने देगा। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, यह उसका अपना निर्णय होगा, इसलिए वो उस पर दोष नहीं मढ़ सकेगी। रात्रिभोज के दौरान यांग मैंगशान ने गु लियांगवेई को बताया कि वह अपने कुछ दोस्तों के साथ खेलने के लिए जिंगचेंग जा रही थी और जब वे वहां होंगे तो वे स्कूल के चारों ओर नजर डालेंगे। गु लियांगवेई सहमत हो गया और उसने उसे बाद में अपने कमरे में आने के लिए भी कहा ताकि वह उसे कुछ पैसे दे सके। गु यूली बिना कुछ कहे चुपचाप खा रहा था। वह अपने पिछले जन्म में यांग मैंगशान के साथ इस यात्रा पर गई थी। यात्रा में यांग मैंगशान के अलावा गु हुईजुन और उसका भाई गु होंगफेई भी थे। ये दोनों एक कोयला कंपनी के बॉस के बच्चे थे। उनका परिवार छोटी काउंटी में एक नया अमीर परिवार था। गु हुईजुन, यांग मैंगशान और वह सहपाठी के रूप में काफी करीब थे। गु होंगफेई जिंगचेंग में एक बैंड 2 विश्वविद्यालय में नए छात्र थे। वह हमेशा यांग मैंगशान को पसंद करता था और उसने ही गु हुईजुन को इस यात्रा का सुझाव दिया था। इस यात्रा के बाद यांग मैंगशान और गु होंगफेई एक साथ मिलेंगे। हालांकि अपने प्रथम वर्ष के दूसरे सेमेस्टर में यांग मैंगशान सफ़ेद कमल दिखने के अलावा यांग मैंगशान में हरी चाय पीने की क्षमता थी, एक पाखंडी महिला जो ताजी हवा की ताजगी भरी सांस होने का दिखावा करती है लेकिन वास्तव में है षड्यंत्र रचना। वह बेहद भौतिकवादी थी और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी अमीर और शक्तिशाली व्यक्ति को कभी अस्वीकार नहीं करती थी। निस्संदेह जब उसे उससे भी अधिक अमीर और अधिक शक्तिशाली आदमी मिलता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के पिछले वाले को लात मार देती। ऐसा लग रहा था कि इस जीवन में यांग मैंगशान उसे यात्रा में शामिल होने के लिए नहीं कहेंगी। अगर उसने ऐसा किया भी तो गु यूली उनमें शामिल नहीं होगी। रात करीब 9 बजे गु यूली जो वेब सर्फ करने के लिए अध्ययन कक्ष में जाने वाली थी, उसने कंप्यूटर चालू कर दिया जब घर में अचानक बिजली गुल हो गई। जब वह लिविंग रूम में गई तो उसे एहसास हुआ कि गु मैंगशान और यांग मैंगशान दोनों भी बाहर आ गए हैं। गु लियांगवेई ने कहा कि वो बाहर जाकर कारण की जांच करेंगे। हालांकि यांग मैंगशान ने उसे ऐसा नहीं करने के लिए कहा। उसने कहा कि बाहर बहुत अंधेरा है और चूंकि काफी देर हो चुकी है, इसलिए उन्हें जल्दी सोना चाहिए और कल सुबह जांच करनी चाहिए। उसने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं था। मुख्य सर्किट छत पर स्थित था। बाहर पहले से ही बहुत अंधेरा था, इसलिए उन्हें अंदर आ जाना चाहिए और कल तक इंतजार करना चाहिए। गु यूली अपने कमरे में लौट आई और अपने बिस्तर पर लेट गई।
लेकिन वो खिड़की के बाहर रोशनी की ओर देखती रही। किसी कारण से उसे लगता रहा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं दे सकी। ये सिर्फ एक एहसास था, बेचैनी की एक अकथनीय भावना। रात लगभग 11 बजे, गुलियांगवेई और यांग मेंगशान पहले ही सो गए थे। गु यूली काफी देर तक जागती रही और फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया जिसने उसे अपने बिस्तर से कूदने पर मजबूर कर दिया। आज अपने पसंदीदा विश्वविद्यालयों के लिए विकल्प भरने का आखिरी दिन था। रात के 12 बजे कंप्यूटर सिस्टम सबके कोल्ड एंड नोबल मैन को लॉक कर देगा। दिन के दौरान जब उसने अपना पासवर्ड डाला था तो यांग मेंगशान उसके ठीक बगल में बैठी थी। यांग मेंगशान इसे आसानी से देख सकती थी। क्या होगा अगर उसे ये याद रहे और बाद में उसने अपनी पसंद बदल दी? गु यूली ने ये सोचना जारी रखा, लेकिन उसका दिल उसके सीने से बाहर निकलने ही वाला था। वो परिवार के मुख्य सर्किट की जांच करने के लिए दरवाजे के पीछे चली गई। स्विच ऑफ था। क्या ये शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ था या फिर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था? उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से ऊपर धकेल दिया। दोबारा बिजली नहीं गिरी और उनका घर जगमगा उठा। इसलिए ये वास्तव में यांग मेंगशान की चाल का एक हिस्सा था। इसके पीछे यांग मेंगशान का हाथ था। जब उसने गु यूली को अध्ययन कक्ष में जाते देखा तो उसे डर लगा होगा कि वह उस पृष्ठ पर लॉग इन करेगी जहां उन्होंने अपनी पसंद भरी थी, इसलिए उसने बिजली काट दी। सौभाग्य से वह सतर्क थी, अन्यथा उसके अच्छे ग्रेड गु यूली के पास चले जाते। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई और तेज गति से निकटतम इंटरनेट कैफे की ओर भागी। जैसे ही उसने पेज पर लॉग इन किया और अपना पासवर्ड डाला तो वह हौंफने लगी। वोइला, उसकी पहली पसंद का कॉलम खाली था। गु यूली का दिल कांप उठा। उसने अपनी मुठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसके नाखून लगभग उसकी हथेली में चुभ गए। उसने तुरंत अपनी पसंद भर दी और यदि संभव हो तो अपना पासवर्ड भी बदल दिया। जैसे ही वो कंप्यूटर से लॉग आउट होने वाली थी, गु यूली रुक गई। एक कहावत है, आंख के बदले आंख। गु यूली की निगाहें बर्फीली ठंडी हो गईं। उसने कंप्यूटर बंद नहीं किया, इसके बजाय उसने दूसरे खाते में लॉग इन किया। जब यांग मेंगशान जिंगचेन की यात्रा पर गए तो गु यूली भी वहां गए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा समाप्त होने के बाद से गु यूली को बार बार एक दुस्वप्न आता रहा। वो अपनी मृत्यु से पहले उस भयानक दृश्य के सपने देखती रही। हर बार जब वह उठती तो उसे डर लगता कि वो बर्फीले पाताल में होगी। उसने मनोविज्ञान की एक किताब में पढ़ा था कि ऐसा सपना किसी बड़े आघात के कारण आता है, लेकिन इसका इलाज करना असंभव नहीं है। सबसे अच्छा तरीका ये था कि उस स्थान पर वापस लौटें जहां ये हुआ था और इसका डटकर सामना करें। हालांकि गु यूली को उम्मीद नहीं थी कि होटल 7 साल पहले अस्तित्व में नहीं था। इसके बजाय यह वर्तमान में एक छोटा सा दुकानघर था जिसमें दूसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट और पहली मंजिल पर एक कैफे था। आज कैफे का कारोबार बहुत अच्छा नहीं रहा। गु यूली के अलावा अंदर सिर्फ एक युवक बैठा था। गु यूली उसके सामने बैठ गया और उसे देखने से खुद को नहीं रोक सका। वह आदमी चुपचाप बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था, लेकिन एक महान आभा का अनुभव कर रहा था जिसे नज़रअंदाज करना मुश्किल था। उनके आचरण में एक सौम्य लालित्य था। इसके अलावा वो असीम रूप से विस्मयकारी लग रहा था और भव्यता की एक असाधारण भावना दे रहा था। दोपहर का सूरज शीशे की खिड़की से अंदर आया और उसे हल्की सुनहरी चमक से ढक दिया। ये ग्रीक पौराणिक कथाओं में प्रकाश और गर्मी के प्रतिनिधित्व जैसा दिखता था। वो उस देवता की तरह था जो स्वर्ग और पृथ्वी को नियंत्रित करता था, एक गहरा रहस्य जिसे कोई भी नहीं सुलझा सका। उस आदमी ने गु यूली की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसने उसकी नज़र पर ध्यान दिया था। गु यूली आश्चर्यचकित रह गया और उसकी आंखों की गहराई में गिर गया। उसकी काली पुतलियां चमक रही थीं, जो लगभग अनजाने में ही किसी व्यक्ति को अपनी ओर गहराई से खींच रही थीं। कुछ सेकंड के लिए बाहर निकलने के बाद गु यूली ने घबराकर अपना सिर नीचे कर लिया। वो उस एहसास को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी जो उसे तब मिला था जब उनकी नज़रें मिली थीं। उसकी आंखें शांत और उदासीन थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ठंडे तरल पदार्थ में डूब गई हो। उस तरह की अभिव्यक्तिहीन उदासीनता किसी के ठंडे और उदासीन होने की तुलना में कहीं अधिक भयावह थी। संयोग, हालांकि वह आदमी सचमुच अच्छा दिखने वाला था। वो अब तक अपने पिछले जीवन और इस जीवन में सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्ति झाओ मिंगचेन को जानती थी, लेकिन झाओ मिंगचेन की शक्ल इस आदमी का 10वां हिस्सा भी नहीं थी।
उनकी विशेषताएं प्रमुख थीं और उनके चेहरे का हर कोण भगवान का काम लगता था। उनके बारे में सबसे आकर्षक हिस्सा उनकी भौं पर एक छोटा सा तिल था। उन्होंने एक शेर याद दिलाया, क्या अब तक मेरे दिल ने प्यार किया? इसे त्याग दो, दृष्टि, क्योंकि आज रात तक मैंने सच्ची सुंदरता कभी नहीं देखी थी। सादे सफ़ेद टी, आर्मी ग्रीन पैंट और काले आर्मी जूते के बजाय अगर उसने सफ़ेद वस्त्र पहना होता तो वह इस दुनिया के किसी व्यक्ति की तरह नहीं बल्कि एक अमर व्यक्ति जैसा दिखता। इतना शुद्ध और पवित्र कि कोई भी उसके लिए तरसने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि यह ईशनिंदा होगी। उस पल गु यूली के दिमाग में एक और खूबसूरत चेहरा सामने आया और तस्वीरें अचानक ओवरलैप हो गईं। उसे अचानक याद आया कि उसने अपने पिछले जन्म में मरने से ठीक पहले इस आदमी को देखा था। उस समय उसकी दृष्टि धुंधली थी और उसने शायद एक भी तिल नहीं देखा था, लेकिन वे दोनों बहुत समान लग रहे थे। गु यूली की आंखें चौड़ी हो गईं और वह लगभग जोर से चिल्लाई। किसी कारण से वह अचानक बहुत दुखी महसूस करने लगी। यदि वे वास्तव में एक ही व्यक्ति थे तो इस आदमी ने उसे सबसे बुरी स्थिति में देखा था, जब वह सबसे दयनीय, सबसे निराश थी। हालांकि यह उसके पिछले जीवन में हुआ था, गु यूली अभी भी बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। गु यूली ने बिल के लिए सर्विस स्टाफ को बुलाया और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि जैसे ही वो खड़ी हुई और मुड़ी, कैफे का दरवाजा खुल गया। दो महिलाएं और एक पुरुष अंदर आए। उस खूबसूरत आदमी की उम्र करीब 20 साल थी। उसके बाल छोटे थे और उसके नैन नक्श अच्छे थे और उसका शरीर पतला था। दोनों महिलाएं करीब 17-18 साल की लग रही थीं। उनमें से एक स्पोर्ट्सवियर में थी और उसने ऊंची पोनीटेल बना रखी थी जो उसके हिलने डुलने पर हिल जाती थी, जिससे वह युवा और ऊर्जावान दिखती थी। दूसरी महिला ने गुलाबी स्पैगेटी पोशाक पहनी हुई थी। उसके लंबे, सीधे बाल उसकी पोशाक के समान शेड के हेयरबैंड के साथ उसके कंधों पर ढीले लटक रहे थे। उसकी त्वचा गोरी थी और आंखें चमकीली थीं। वह धरती पर किसी देवदूत की तरह लग रही थी। वे बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। गु यूली ने उन्हें ध्यान से देखा। क्या वह आदमी गु होंगफेई नहीं था? स्पोर्ट्सवियर में महिला गु हुईजुन और दूसरी गुलाबी स्पैगेटी स्ट्रैप ड्रेस में यांग मैंगशान। उसने कभी भी यहाँ उनसे टकराने की उम्मीद नहीं की होगी। अपने पिछले जीवन में ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि वे अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आए थे। वह यहाँ इस जीवन में उनसे क्यों टकराएगी? जब उन तीनों ने गु यूली को देखा तो वे भी स्पष्ट रूप से दंग रह गए। इनमें यांग मैंगशान सबसे ज्यादा सदमे में थीं। उसके लिए वे दुश्मन थे जो एक संकरी सड़क पर मिले थे। गु हुईजुन को नहीं पता था कि यांग मैंगशान और गु यूली इस समय पहले ही अलग हो चुके थे। वो गु यूली के पास गई और प्यार से उसकी बाहों में अपनी बाहें लपेट लीं। यूली, क्या संयोग है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गु यूली थोड़ा मुस्कुराई और फिर अपना हाथ दूर कर दिया। मेरे पास कुछ है। अपने पिछले जीवन में गु हुईजुन की मृत्यु में भी एक भूमिका थी, इसलिए गु यूली उसके साथ अच्छा व्यवहार करने में असमर्थ थी। उसने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और जाने के लिए तैयार हो गई। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसने यांग मैंगशान की तरफ देखा तक नहीं। गु हुईजुन ने देखा कि गु यूली अपने पहले के सौम्य और अच्छे व्यवहार के विपरीत कितनी ठंडी लग रही थी। उसे थोड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसकी गर्मजोशी का इतना ठंडा रवैया अपनाया गया। यांग मैंगशान मतभेद पैदा करने में बहुत अच्छे थे और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए उनके बीच दरार पैदा कर दी। सिस्टर हुईजुन, क्या आपको लगता है कि मेरी बहन इस बात से नाराज है कि हम उसे साथ आने के लिए कहे बिना खेलने के लिए बाहर आ गए? यदि आप कुछ समय के लिए सफ़ेद कमल होने का दिखावा नहीं करेंगे तो आप मरेंगे नहीं। गु यूली ने यांग मैंगशान की ओर उदासीनता से देखा। उसने आंखें झपकाईं और मुस्कुराई। मैंगशान, क्या तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम होंगफेई के साथ अकेले रहना चाहती हो? फिर मैं बेशर्मी से टैग क्यों करूंगा? मुझे हुईजुन के आसपास होने की उम्मीद नहीं थी। इससे गु होंगफेई बुरी तरह शर्मा गई। हालांकि गु हुईजुन दुखी हो गई और उसका चेहरा उतर गया। क्या इसका मतलब ये है कि यांग मैंगशान नहीं चाहती थी कि वह साथ आए? यांग मैंगशान कलह बोने में सफल नहीं हुई। इसके बजाय उसे एक चेकमेट मिला। गुस्से में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा नहीं है बहन। आपको इसे इस तरह क्यों रखना चाहिए? तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना चाहता था कि तुम मेरे साथ आओ, बहन। तुम वही हो जो आना नहीं चाहते थे क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम अभी मुझसे नफरत करते हो।
गु यूली ने यांग मैंगशान की ओर देखा जिसकी आंखें आंसुओं से चमक रही थीं और थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थीं। अरे, अगर तुम थोड़ी देर के लिए सफ़ेद कमल होने का नाटक करना बंद कर दो तो क्या तुम मर जाओगे? चूंकि मैं ही आने को तैयार नहीं था, इसलिए मैं आपको और हुईजुन को मेरे साथ न आने के लिए दोषी क्यों ठहराऊंगा? लोग सोच सकते हैं कि आप हमारे बीच कलह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। गु हुईजुन के इतना कहने के बाद वह गु हुईजुन की ओर देखने लगी और धीरे से मुस्कुराई। क्या मैं सही हूँ, हुईजुन? मैं इस समय गु हुईजुन भ्रमित था। गु हुईजुन हमेशा दूसरों के प्रति दयालु थी और खुद को एक नेक महिला मानती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि उसकी दयालुता और तथाकथित धार्मिकता का इस्तेमाल यांग मैंगशान ने लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक जहरीले चाकू के रूप में किया था। अब जब गु यूली ने उसे स्टंप कर दिया था तो यांग मैंगशान और भी अधिक उत्तेजित हो गई। उसके आंसू तेजी से गिरने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है बहन हुईजुन, मैंने आपके बीच कलह पैदा करने की कोशिश नहीं की। गु होंगफई ने यह भी सोचा कि गु यूली कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है। वह बिना किसी कारण के अपना चेहरा लंबा खींच रही थी जैसे किसी ने उस पर कुछ मिलियन का कर्जदार हो, और अपने प्रिय शानशान के प्रति उसका लहजा बहुत कठोर था। वो थोड़ा गुस्से में था और उसने भौहें चढ़ाकर कहा, ठीक है यूली, यदि आप चारों ओर देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस समय गु हुईजुन, जो अभी भी उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, भी एक मुश्किल स्थिति में थी। वो मुस्कुराई और गु यूली की ओर सिर हिलाया। यूली, चलो साथ चलते हैं। गु यूली ने अंदर ही अंदर उपहास उड़ाया। उसने अपनी ठंडी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखा और मीठी मुस्कान दी। ठीक है, मेरे पास अभी भी कुछ है, मैं पहले निकलूंगा। मस्ती करो। यांग मिंगशान ने उसका मजाक उड़ाए जाने के बाद उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दिया। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह एक योजना लेकर आई। वह गु यूली को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी और धीरे से रोने लगी। बहन, मुझे पता है कि अब तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि हम बहनों की तरह अच्छे से रह सकेंगे। मेरे साथ ऐसा व्यवहार मत करो, ठीक है? गु यूली के मुंह का कोना व्यंग्यात्मक मुस्कान में बदल गया। जाने दो, मैं तुम्हें अभिनय करते हुए देखने के मूड में नहीं हूं। यांग मैंगशान ने अपना सिर हिलाया और दृढ़ दिखी। बहन, हालांकि तुमने मुझे बदनाम किया है, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा, तो क्या तुम पहले मेरे अनुचित तरीकों को माफ कर सकते हो? आप बीमार हो। गु यूली अब उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यह एक घृणित प्रदर्शन था। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ खींच लिया। उसने बस अपना हाथ हटा लिया था, लेकिन यह नहीं सोचा था कि यांग मैंगशान वास्तव में उस अवसर का उपयोग जमीन पर गिरने के लिए करेगी। गु यूली सदमे में पीछे हट गई और यांग मैंगशान को देखने लगी। गु होंगफई तेजी से आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। शानशान, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? शानशान, क्या गलत है? जैसे ही यांग मैंगशान वापस होश में आए, गु हुईजुन भी उसके पास पहुंच गई। उसी समय कैफे का सेवा कर्मचारी यह पता लगाने के लिए तुरंत आ गया कि क्या हो रहा है। दयनीय, वास्तव में दयनीय खेलें, भाई होंगफई। मैं ठीक हूँ। यांग मैंगशान कमजोर लग रही थी लेकिन शिकायत से भरी हुई थी। उसने गु होंगफई को दयनीय दृष्टि से देखा और उसके गालों से धीरे धीरे आंसू बह रहे थे। जब गु होंगफई ने ये देखा तो उसका दिल दुख गया और वह गु यूली को दोषी ठहराए बिना नहीं रह सका। गु यूली, तुम बहुत ज्यादा हो। हम नहीं जानते कि आप दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन शानशान अभी तुम्हारे साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हें उसे धक्का देना पड़ा? गु यूली ने उपहास किया। उसने गु होंगफई की ओर तिरस्कार भरी दृष्टि से देखा। मैंने उसे धक्का दिया? तुमने मुझे उसे धक्का देते कब देखा? वह अपने आप गिरी, वह भी जानबूझकर। मुझे गु होंगफई से मत कहो कि तुम वास्तव में इस तरह के घटिया अभिनय को नहीं देख सकते हो। गु होंगफई कुछ कहने ही वाले थे कि यांग मैंगशान ने अपना हाथ हिलाया और दुख भरी आवाज में कहा, होंगफई, मेरी बहन को मत डांटो। मैं गलती से गिर गया। आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे हटना ताकि संदेह गु यूली पर और भी अधिक हो जाए। गु हुईजुन ने बाएं और दाएं देखा और नहीं जानता था कि किस पर विश्वास किया जाए। वह अचानक चिंतित हो गई और जोर से बोली, आप दोनों, क्या आप इसे काट सकते हैं? क्या अब तक हमारे बीच सब कुछ ठीक नहीं था, सिस्टर हुईजुन?
यांग मेंगशान ने अपने स्वर में और भी अधिक आहत भाव के साथ उसे बुलाया। उसके चेहरे पर खूबसूरत आंसुओं ने किसी को भी उसके प्रति सहानुभूति पैदा कर दी। गु होंगफेई ने भौहें सिकोड़ ली और यांग मेंगशान को उठने में मदद की। उसके बाद उसने गु यूली को गुस्से से देखा और कहा, गु यूली, अति मत करो। गु यूली बोलने ही वाली थी कि यांग मेंगशान ने उसे पीट दिया। होंगफेई, मेरी बहन से इस तरह बात मत करो, मुझे नहीं लगता कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। उसने पहले कहा कि वह गलती से गिर गई और अब ये हो गया है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। गु होंगफेई ने यांग मेंगशान को थोड़ी असहायता से देखा और कृपालु स्वर में कहा, शान शान, तुम बहुत दयालु हो। देखो वो तुम्हें कैसे धमका रही है। गु यूली ने उपहास किया और बुरी तरह मुस्कुराया। उसने अपना कॉफी का कप उठाया, जिसे उसने केवल कुछ घूंट ही पिया था, और इसे यांग मेंगशान पर छिड़क दिया। जब यांग मेंगशान सदमे में उछल पड़ी तो कॉफी उसके चेहरे पर पहले ही बिखर चुकी थी और उसकी गुलाबी स्पैगेटी पोशाक को गंदा कर दिया था। शान शान, गु हुईजुन और गु होंगफेई दोनों ने सदमे में कहा। तुरंत उन्होंने खुद को साफ करने के लिए यांग मेंगशान को कुछ टिश्यू दिए। गु हुईजुन ने गुस्से में गु यूली से पूछा, यूली, तुम क्या कर रही हो? गु होंगफेई ने एक सेवा कर्मचारी को गीले टिश्यू का एक पैकेट लाने का निर्देश दिया। यांग मेंगशान डर के मारे कांपते हुए रो रही थी। बहन, तुम बहुत ज्यादा हो। बूहू, गु यूली की नज़र ठंडी थी। वह कॉफी का कप वापस मेज पर रखने के लिए मुड़ी और गलती से उसकी नज़र बगल में बैठे युवक पर पड़ गई। वो अभी भी अपने हाथों में अखबार पढ़ रहा था और यहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। गु यूली ने अपने होंठ काटे और न जाने क्यों उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके तुरंत बाद वह उदासीनता से मुस्कुराई। उसने यांग मेंगशान की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, तुम्हें दयनीय बनना पसंद है, इसलिए मैंने तुम्हें वास्तव में दयनीय बनने दिया। इस तरह आपके प्रति सहानुभूति रखने वाले अधिक लोग होंगे। क्या वो बढ़िया नहीं है? क्या आपको मुझे धन्यवाद नहीं देना चाहिए? कितने विभत्स शब्द हैं। जिस किसी का भी ध्यान उन पर था, उन्होंने गहरी सांस ली। गु होंगफेई पूरी तरह से क्रोधित थे। उसने गु यूली को थप्पड़ मारने के लिए तैयार होकर अपना हाथ उठाया। उस समय यांग मेंगशान की आंखें दुष्टता और थोड़ी प्रत्याशा से भर गईं। उसे मारो, उसे जोर से मारो, ये सबसे अच्छा होगा यदि वह विकृत हो जाए। अंतरंग घबराई हुई गु यूली ने अचानक उस पर तेज खंजर की तरह बर्फीली ठंडी निगाह डाली और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गु होंगफेई का चेहरा ठिठक गया और उसका हाथ हवा में ही रुक गया। गु यूली अब उनसे परेशान नहीं हो सकती थी और जाने के लिए तैयार होते ही उसने अपनी स्कर्ट पर धूल लगा दी। गु होंगफेई का चेहरा राख हो गया था। भगवान, वह अचानक इस लड़की से क्यों डर गया? वो सिर्फ इसलिए क्यों रुक गया क्योंकि वह उस पर चिल्लाई थी? यह सही नहीं लगा। ये बहुत शर्मनाक था। जिस व्यक्ति को वह पसंद करता था उसके सामने अपना चेहरा पुनः प्राप्त करने के लिए गु होंगफेई ने आगे बढ़कर गु यूली को अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। गु यूली को अचानक पकड़ लिया गया और वह अपने अंगों पर नियंत्रण न रख पाने के कारण पीछे की ओर लड़खड़ा गई। पिछले जन्म में वह इसी तरह धक्का खाकर मर गई थी। अब जब उसे फिर से इस तरह से धक्का दिया गया तो ऐसा लगा मानो उसका भयानक दुष्स्वप्न जीवित हो गया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह बेबसी और निराशा से बुरी तरह कांप रही थी। क्या करे वह? क्या करे वह? क्या उसका अंत भी पिछले जीवन की तरह ही होगा? गु यूली के पास अपना विचार पूरा करने का समय नहीं था जब वह किसी चीज से लड़खड़ाकर बैठ गई। वह कराह उठी और अवचेतन रूप से कुछ लेने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अंततः उसने अपनी बाहें एक आदमी के गले में डाल दीं। वो एक तरफ मुड़ गई और उसके लाल होंठ उस आदमी के चेहरे पर छू गए। उसने हड़बड़ाहट में जाने दिया और उसका शरीर अवचेतन रूप से पीछे की ओर झुक गया। टकराना। यह न तो बहुत तेज था और न ही बहुत धीमा, लेकिन गु यूली के सिर का पिछला हिस्सा उसके पीछे की कांच की खिड़की से टकराया। गु यूली ने एक और हल्की कराह निकाली और अपना सिर अपने हाथ से ढक लिया। दर्द के कारण वह गहरी सांसें ले रही थी। रहस्यमय आदमी ने शांति से उसे देखा और अपना हाथ उठाकर उसकी बांह पकड़ ली और उसे खड़ा होने में मदद की। गु यूली हैरान रह गई और उसका छोटा सा चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। मुझे क्षमा करें, मुझे बहुत खेद है। वो उस आदमी की मदद से उठी। उसने आज सफ़ेद शिफॉन की पोशाक पहनी थी।
जब वह उठी तो उसे एहसास हुआ कि उसकी स्कर्ट बगल में एक बड़ी जेब की जिप में फंस गई है। जब वह खड़ी हुई तो एक हल्की सी फटने की आवाज़ आई और स्कर्ट थोड़ी सी फट गई। गु यूली बेहद घबरा गई थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से नीचे झुककर अपनी स्कर्ट की जिप खोल दी। यांग मैंगशान, जो गु यूली से बेहद नफरत करती थी, की नज़र उस पर पड़ गई और वह गु यूली से बदला लेने का ऐसा मौका कभी नहीं जाने दे सकती थी। उसने अंदर से जहरीली आवाज़ निकाली और गु यूली की बाह को जोर से खींचने के लिए दौड़ने लगी। जब उसने गु यूली की ओर देखा तो उसका चेहरा घबराहट और चिंता से भरा हुआ था। उसने चिंतित होकर उससे पूछा, बहन, क्या तुमने खुद को चोट पहुंचाई है? क्या तुम्हें चोट लगी? मुझे देखने दो। गु यूली अवचेतन रूप से अपनी खींच से पीछे हट गई और उसकी स्कर्ट एक जोरदार रिप के साथ फट गई। उसकी गोरी जांघें सबके सामने नंगी हो गईं, क्योंकि यह एक बड़ा विभाजन था। कोई उसके गुलाबी अंडरवियर का एक छोटा सा हिस्सा भी अंदर देख सकता था। इस तरह की आंखें खोल देने वाली छवि से गु होंगफेई और कैफे के पुरुष सेवा कर्मचारियों की आंखें लगभग बाहर आ गईं। आह! गु यूली ने चिल्लाकर कहा और तुरंत अपनी स्कर्ट के फटे हिस्से को ढकने की कोशिश की। वह घबरा गई और शर्मिंदगी से उस पर हावी हो गई। इस समय अलग थलग आदमी शान से खड़ा हो गया। उसने मेज का कपड़ा खींच लिया, जबकि मेज पर कॉफी का कप और फूलदान वैसे ही रहे जैसे कि यह कोई जादू हो। उसने हर हरकत में सुंदरता के साथ जल्दी से गु यूली की कमर के चारों ओर मेज़पोश बांध दिया। गु यूली का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने एक हाथ से मेज़पोश को कसकर पकड़ लिया। ग्रीन टीवी टीच मोड ऑन। इस समय यांग मैंगशान, जो अपनी बुरी योजनाओं में सफल हो गई थी, बहुत खुशी से मुस्कुरा रही थी। हालांकि उसने देखा कि कोई गु यूली की मदद कर रहा था। उसने ऊपर देखा और एक लंबी आकृति को सूरज की रोशनी की ओर पीठ करके खड़ा देखा। उनमें आश्चर्यजनक विशेषताएं थीं और उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। हालांकि उन गहरी गहरी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई बर्फीला ठंडा खंजर है। उसकी अहंकारी आभा किसी सम्राट के समान थी। वह आदमी बहुत सुंदर था और उसकी शक्ल के कारण उसके लिए उससे नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। यांग मैंगशान को बेचैनी महसूस हुई। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह इस खूबसूरत और अथाह आदमी पर विजय पा सके। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी बहन को बचाने के लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने ये कहा, उसने गु यूली का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसके गालों पर हल्की सी लाली चुभती हुई उस आदमी की ओर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने वाली थी लेकिन जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। मुस्कान एक मादक वसंती हवा या एक मोहक मादक पेय की तरह थी। यह एक युवा चेहरा था, मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण से भरा हुआ। गु यूली ने यांग मैंगशान की अभिव्यक्ति को देखा और जान लिया कि उसने अपना ग्रीन टीवी तारांकन टीच मोड फिर से चालू कर दिया है। किसी कारण से गु यूली को गुस्सा आ गया। यांग मैंगशान बहुत खूबसूरत थी और जब वह रोती थी तो नाजुक और कमजोर दिखती थी। इसके अलावा उसके पास एक आकर्षक आभा थी जो किसी भी पुरुष के मन में उसकी रक्षा करने की इच्छा जगा देती थी। कोई भी पुरुष ऐसी महिला से हार जाएगा। गु यूली ने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन वह अभी भी बहुत पीली थी। उसने उस अलग थलग आदमी की ओर देखा जो यांग मैंगशान को ऐसे देख रहा था मानो वह उसका विरोध नहीं कर सकता। तो जल्द ही देखने के लिए एक शो होगा। गु होंगफेई का चेहरा पहले से ही उदास था। दो आदमी एक औरत के लिए लड़ रहे होंगे। हालांकि चीजें गु यूली की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुईं। उस आदमी ने अपने पतले होंठ आपस में दबाए और एक भी शब्द नहीं बोला। उसने गु यूली की कलाई पकड़कर उसे खींचने से पहले अपने बटुए से $200 निकाले और उन्हें मेज पर फेंक दिया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने यांग मैंगशान की ओर देखा भी नहीं। यांग मैंगशान ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। ये कैसे हो सकता है? क्या वह आदमी अंधा था? वह वास्तव में उसे अनदेखा कर सकता था और गु यूली को ऐसे ही दूर खींच सकता था? वो पहला आदमी था जिसने उसे नज़रअंदाज किया था और अपना ध्यान गु यूली पर दिया था। यांग मैंगशान अपना शीर्ष उड़ाने वाली थी। गु यूली ने भौहें सिकोड़ ली और बिना ये जाने कि क्या करना है, उस आदमी के पीछे चल दिया। उसने सोचा कि बाहर पहुंचने के बाद वो आदमी उसे जाने देगा, लेकिन उसने अपना हाथ उसकी कलाई पर रखा और उसे चुपचाप अपने साथ खींच लिया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। उसने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह उसकी पकड़ से छूट नहीं पाए। इस समय उसकी कमर पर अभी भी मेज़पोश था।
कसकर न बंधा होने के कारण उसने दूसरे हाथ से गांठ पकड़ रखी थी। वह उसका हाथ छीनने के लिए अपने दूसरे हाथ का उपयोग नहीं कर सकती थी और केवल उस पर उत्सुकता से चिल्ला सकती थी। मुझे जाने दो। उस आदमी ने उसे जाने नहीं दिया। उसने केवल एक पल के लिए बिना किसी अभिव्यक्ति के उसे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि गु यूली को लगा कि उसकी निगाहें शांत झील की तरह गहरी और अथाह थीं। वे जल्दी से महिलाओं के कपड़े बेचने वाली एक दुकान पर पहुंचे। उसने अपनी निगाहें चारों ओर घुमाईं और अंततः उसकी नज़र एक सफ़ेद मलमल की पोशाक पर पड़ी। उसने गु यूली को खींच लिया और उस पर फेंकने से पहले पोशाक को वापस लेने के लिए हाथ बढ़ाया। इसमें बदलो। उसकी गहरी आवाज़ रेड वाइन के नशीले गिलास की तरह थी। हो, जब गु यूली ने केमिस्ट्री में उसे देखा तो उसकी लंबी पलकें कांपने लगीं। अलग थलग आदमी का अहंकार। इससे पहले कि वह किसी और तरह से प्रतिक्रिया कर पाती, वह आदमी उसे पहले ही चेंजिंग रूम में धकेल चुका था। गु यूली अवाक रह गया। वो अभी भी निर्णय ले रही थी कि उसे पोशाक बदलनी चाहिए या नहीं। फिर उन्होंने ड्रेस का प्राइस टैग चेक किया तो उन्हें झटका लग गया। भगवान, यह इतना महंगा क्यों था? असल में इसकी कीमत $699 थी। गु यूली 1 मिनट तक अनिर्णय की स्थिति में वहीं खड़ा रहा। फिर उसने चेंजिंग रूम के दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया और देखा कि वह आदमी किनारे पर एक सोफे पर बैठा है। वह वहीं चुपचाप बैठा हुआ था। अचानक उसे लगा कि उसने उसकी नज़र को पहचान लिया है और उसने चेंजिंग रूम की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। गु यूली ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। क्या गड़बड़ है? गु यूली ने सोचा और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से ड्रेस बदल ली। पोशाक उस पर बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे कि यह उसके लिए ही बनाई गई हो। जब गु यूली चेंजिंग रूम से बाहर चला गया तो बिक्री सहायक ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। जैसे ही उस आदमी ने शांति से उसकी ओर देखा, उसकी गहरी, स्पष्ट नज़र भी कुछ सेकंड के लिए रुकी हुई प्रतीत हुई। गु यूली ने खुद को आईने में देखा। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसकी त्वचा गोरी थी, इसलिए वह सफ़ेद पोशाक बहुत अच्छे से पहन सकती थी। शैली या विवरण से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह उस पर बिल्कुल सही लग रहा था। इससे वो साफ और शुद्ध लेकिन फिर भी आकर्षक दिखती थी। मैं इसे ले जाऊंगा। उस आदमी ने अपना सिर नीचे किया, कुछ $100 के नोट निकाले और उन्हें काउंटरटॉप पर रख दिया। गु यूली चौंक गया। वह जल्दी से उसकी ओर देखने के लिए पीछे मुड़ी। ये लेने के बारे में किसने कहा? मैं यह नहीं चाहता। उनके आसपास की हवा मानो रुक गई हो। वह आदमी धीरे से खड़ा हुआ और उसकी ओर देखा। आप यह नहीं चाहते? आप ऐसे ही घर जाने का इरादा रखते हैं? उसकी नज़र कुछ सेकंड के लिए उस पर टिकी रही और फिर वो मुड़ गया। मैंने तुम्हारी पोशाक फाड़ दी, इसलिए इसे मुआवजे के रूप में समझो। उसने इसे फाड़ दिया। मुआवजा? ऐसा लग रहा था कि यह उसका कोई काम नहीं है। इससे पहले कि गु यूली सदमे से उबर पाता, वो आदमी पहले ही बाहर चला गया और गायब हो गया। गु यूली थोड़ा विचलित था। उसने अपनी पहनी हुई पोशाक की ओर देखा और एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। गु यूली ने अब जिंगचेन के आसपास घूमना जारी नहीं रखा। उसी दिन उसने छोटी काउंटी के लिए कैब ली। जब वह घर लौटी तो रात के 8 बज चुके थे। गु लियांगवेई ने गु यूली की नई पोशाक देखी और उसकी आंखें चमक उठीं। बहुत खूब। जिंगचेन की यात्रा के बाद हमारा यूली अलग लुक में वापस आया। ये पोशाक एक अच्छी खरीदारी है। ये खूबसूरत है। पिताजी, यह अतिशयोक्ति है। ऐसा नहीं है, मुझे सच में लगता है कि यह सुंदर है। तुम फूलों से भी अधिक सुंदर हो। गु यूली बेबसी से हंसा। पिताजी, ये सिर्फ एक पोशाक है, आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं। दरअसल मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं है। गु लियांगवेई हैरान था। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो तुमने इसे क्यों खरीदा? क्या ये किसी का उपहार था? आपका बॉय फ्रेंड? गु यूली ने तुरंत इनकार कर दिया। हालांकि गु लियांगवेई ने सोचा कि गु यूली इसे स्वीकार करने में शर्मिंदा थी। पिताजी पुराने ज़माने के नहीं हैं। मैं जानता हूं कि आजकल के युवा अपने मामलों को जानने के लिए काफ़ी परिपक्व हैं। यदि आपका वास्तव में कोई प्रेमी है तो पिताजी इसके खिलाफ नहीं हैं, जब तक कि इससे आपकी पढ़ाई प्रभावित न हो। उसे एक दिन मेरे पास देखने के लिए लाओ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, गु लियांगवेई की आंखों के कोने की झुर्रियां कम होती गईं।
गु यूली बेहद शर्मिंदा थी और वह अपने पिता को इस बारे में बात करते हुए सुनना नहीं चाहती थी। एक मजाक किसका है? इसलिए उसने अपना पेट रगड़ा और मुंह बनाकर गु लियांगवेई को बताया, पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने रात का भोजन नहीं किया है। क्या घर पर खाने के लिए कुछ है? क्या अतिरंजित प्रदर्शन है? पहली नज़र में कोई भी समझ जाएगा कि वह सिर्फ सुंदर अभिनय कर रही थी। गु लियांगवेई प्रसन्न हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने उस विषय पर बोलना जारी नहीं रखा और अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराए। ठीक है, यदि आप इसे स्वीकार नहीं करना चाहते तो आइए इसे भूल जाएं। पिताजी आपके लिए कुछ खाना गर्म करने जा रहे हैं। गु यूली मुस्कुराई और गु लियांगवेई को रसोई में जाते हुए देखा। वो खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ी। रात आसपास के विभिन्न घरों की रोशनी से जगमगा रही थी। दोस्त, यही वो चीज़ थी जिसकी उसे पुनर्जन्म के बाद बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हालांकि वो उस आदमी के बारे में बहुत उत्सुक थी, उसे केवल उसकी पहचान जानने में दिलचस्पी थी और यह भी जानने में कि वो उसे अपनी मृत्यु के समय क्यों देखेगी। क्या वो उधर से गुजरा था? क्या वह यांग मैंगशान को जानता था? या वह वही आदमी था जो? बहुत सारी संभावनाएं थीं। कारण चाहे जो भी हो, गु यूली उसे पसंद नहीं कर सकती थी। उसे अपना प्रेमी बनाना तो दूर की बात थी। इस जीवन में वह केवल उस फूहड़ और बदमाश से बदला लेना चाहती थी और अपनी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी। वह आभूषण उद्योग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर डिजाइनर पिकासो बनना चाहती थी। हालांकि रात में गु यूली को एक बार फिर वही बुरा सपना आया। वो चौंककर रोने के साथ उठी और अपने बिस्तर पर बैठ गई। इस समय उसका माथा पसीने की बूंदों से भर गया था और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी छाती से बाहर कूद जाएगा। लेकिन आज रात का दुस्वप्न पिछली रातों जैसा नहीं था। वो अभी भी अपनी मृत्यु से ठीक पहले के दृश्य का सपना देखती थी, लेकिन आखिरी समय में उसका सिर एक कील से नहीं टकराया। इसके बजाय एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। यह वही आदमी था जिससे वह कैफे में मिली थी। हालांकि उसके सपने में उसका अचानक आना उस दुस्वप्न से भी अधिक डरावना था। वो कुछ देर तक शांत बैठी रही और खुद को शांत किया। उसने खुद से कहा कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उसने आज उसकी मदद की थी। उसे बस इसके बारे में अच्छे तरीके से सोचना चाहिए और उसे अपना रक्षक मानना चाहिए। किसी भी स्थिति में वो उसे दोबारा नहीं देख पाएगी। अब जब उसने सब कुछ सोच लिया था तो वह शांत हो गई। सब कुछ ठीक होने वाला था। आने वाले दिनों में, हालांकि गु यूली को अभी भी वही दुस्वप्न आएगा। उसके सपनों में आदमी ने उसे हर बार बचाया और वह दोबारा नहीं उठी। धीरे धीरे दुस्वप्न दूर होने लगे। जुलाई के अंत में यांग मैंगशान घर लौट आए। उस दिन उसने स्पैगेटी स्ट्रैप वाली एक छोटी पीली पोशाक पहनी हुई थी। पोशाक की कमर इलास्टिक वाली थी और स्कर्ट फ्लोई थी, जिससे वह युवा और आकर्षक लग रही थी। गु यूली ने उसकी ओर देखा और फिर टेलीविजन देखने चला गया। गु लियांगवेई घर पर नहीं थे, इसलिए यांग मैंगशान ने दिखावे की परवाह नहीं की। उसने गु यूली का बेरहमी से उपहास किया और अपना सामान वापस अपने कमरे में खींच लिया। गु यूली को पता था कि यांग मैंगशान ने आज लौटने का विकल्प क्यों चुना। कल जिनचेंग विश्वविद्यालय स्वीकृत आवेदकों की सूची ऑनलाइन अपलोड करेगा। वो उस पर हंसने के लिए वापस आई थी, हालांकि वह नहीं जानती थी कि कल कौन मजाक बन जाएगा। अगले दिन गु लियांगवेई ने दोनों लड़कियों को उसी दिन सुबह जल्दी जगाया जब उन्होंने अपना परिणाम देखा था। वे सुबह 8 बजे से 10 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन अभी तक सूची नहीं आई। गु लियांगवेई पहले तो बहुत चिंतित नहीं थे। आखिरकार उसने सोचा कि उनके अंकों के आधार पर उन्हें निश्चित रूप से स्वीकार किया जाएगा। दरअसल अगर कुछ भी गलत नहीं हुआ तो ये सबसे संभावित मामला होगा। हालांकि यांग मैंगशान ने उनसे कहा, पिताजी, हालांकि स्कोर महत्वपूर्ण है, ये स्वीकृति की गारंटी नहीं देता है। जब आवेदकों को स्वीकार करने की बात आती है तो स्कूल छात्र के अन्य पहलुओं को भी देखता है, इसलिए निश्चित रूप से कुछ भी कहना मुश्किल है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन सही कार्य करता है। गु लियांगवेई का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि वे तुम्हें और तुम्हारी बहन को स्वीकार नहीं करेंगे? यांग मैंगशान थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन उसके चेहरे पर एक हंसी छिपी हुई थी। मेरी बहन को डरने की क्या बात है, उसका स्कोर पहले से ही बहुत अधिक है। गु यूली चुप रही थी। वो अच्छी तरह से जानती थी कि यांग मैंगशान ये सब क्यों कहेगी।
हालांकि उसने ये बहुत अच्छा कहा। यांग मैंगशान ने पहले ही उसे एक कारण ढूंढने में मदद कर दी थी, इसलिए उसे खुद इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं थी। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद लगभग 11 बजे नामों की सूची आखिरकार इंटरनेट पर आ गई। गु यूली का नाम सूची में सबसे ऊपर था। जब गु लियांगवेई ने यह देखा तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने राहत की सांस ली। उसके बाद उसने यांग मैंगशान का नाम खोजा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके कंधे पर यांग मैंगशान का हाथ थोड़ा कांपने लगा था। यांग मैंगशान की निगाहें सदमे और अविश्वास से भर गईं और उसने कहा, "ये कैसे संभव है? मैं इसमें क्यों नहीं हूँ?" गु यूली ने उसकी ओर देखा। यांग मैंगशान बहुत हैरान लग रही थी, इसलिए उसने उसे प्यार से याद दिलाया, "अगर आपको स्वीकार नहीं किया गया तो आपका नाम वहाँ नहीं है।" यांग मैंगशान का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। वह शुरू में गु यूली का मजाक उड़ाना चाहती थी, लेकिन वह अब और अधिक खुश नहीं हो सकी और गुस्से में बोली, "ये कैसे संभव है?" गु यूली ने यांग मैंगशान की नाराजगी को देखा और प्यार से समझाया, "ये कैसे संभव नहीं है? क्या आपने स्वयं अभी ऐसा नहीं कहा? हालांकि स्कोर महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जब छात्रों को स्वीकार करने की बात आती है तो स्कूल अन्य पहलुओं पर विचार कर रहा था, इसलिए ये कहना वाकई मुश्किल है।" अपने ही शब्दों से नियंत्रित होने से यांग मैंगशान को बहुत बड़ा झटका लगा। यांग मैंगशान की आंखों में गर्म आंसू आ गए और वह चिल्लाने लगी, "ये तुम हो? आपने मेरी पसंद हटा दी।" ठीक है। अब चौंकने की बारी गु लियांगवेई की थी। "मैंगशान, आप किस बारे में बात कर रहे हैं?" उसके बाद उसने यांग मैंगशान का नाम खोजा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके कंधे पर यांग मैंगशान का हाथ थोड़ा कांपने लगा था। यांग मैंगशान की निगाहें सदमे और अविश्वास से भर गईं और उसने कहा, "ये कैसे संभव है? मैं इसमें क्यों नहीं हूँ?" गु यूली ने उसकी ओर देखा। यांग मैंगशान बहुत हैरान लग रही थी, इसलिए उसने उसे प्यार से याद दिलाया, "अगर आपको स्वीकार नहीं किया गया तो आपका नाम वहाँ नहीं है।" यांग मैंगशान का चेहरा भयानक रूप से पीला पड़ गया। वह शुरू में गु यूली का मजाक उड़ाना चाहती थी, लेकिन वह अब और अधिक खुश नहीं हो सकी और गुस्से में बोली, "ये कैसे संभव है?" गु यूली ने यांग मैंगशान की नाराजगी को देखा और प्यार से समझाया, "ये कैसे संभव नहीं है? क्या आपने स्वयं अभी ऐसा नहीं कहा? हालांकि स्कोर महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। हो सकता है कि जब छात्रों को स्वीकार करने की बात आती है तो स्कूल अन्य पहलुओं पर विचार कर रहा था, इसलिए ये कहना वाकई मुश्किल है।" अपने ही शब्दों से नियंत्रित होने से यांग मैंगशान को बहुत बड़ा झटका लगा। यांग मैंगशान की आंखों में गर्म आंसू आ गए और वह चिल्लाने लगी, "ये तुम हो? आपने मेरी पसंद हटा दी।" ठीक है। अब चौंकने की बारी गु लियांगवेई की थी। "मैंगशान, आप किस बारे में बात कर रहे हैं?" यांग मैंगशान ने अपनी मुठियां कसकर भींच ली और गु लियांगवेई से गुस्से में कहा, "ये बहन थी, उसने मेरी पसंद को हटा दिया, इसीलिए मेरा नाम सूची में नहीं है।" गु यूली ने उसकी ओर देखा और निराशा में समझाया, "मैंगशान, उस दिन हमारे द्वारा अपनी पसंद भरने के बाद मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। आप अध्ययन में कंप्यूटर का उपयोग करने वाले व्यक्ति थे। मैं रात में कुछ देर के लिए कंप्यूटर पर खेलना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कंप्यूटर चालू कर पाता, ब्लैकआउट हो गया। मुझे बताओ, मुझे आपकी पसंद को कब हटाना चाहिए था?" यांग मैंगशान टूट गई और रोने लगी। उसने दांत भींचकर कहा, "अगर आपने इसे नहीं हटाया तो मेरा नाम सूची में क्यों नहीं है? मुझे कैसे पता होगा? आपको इसके बारे में स्कूल से पूछना चाहिए।" गु यूली के चेहरे पर असहाय भाव थे। वह दबी आवाज में बोलती रही, "मैं आपको बकवास करने के लिए माफ कर सकता हूं क्योंकि स्वीकार न किए जाने के बाद आप बुरे मूड में हैं, लेकिन मैं वास्तव में आपके साथ इस बारे में बात करने के लिए परेशान नहीं हो सकता।" जैसे ही उसने ऐसा कहा, गु यूली ने गु लियांगवेई की ओर देखा और कहा, "पिताजी, लगभग 12 बजे हैं। मैं चावल पकाऊंगी और सब्जियां धोऊंगी।" गु लियांगवेई ने सिर हिलाया और उसने अध्ययन छोड़ दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद भी वह गु लियांगवेई के साथ यांग मैंगशान की बातचीत सुन सकती थी। "ठीक है, मैंगशान, अपनी बहन को बदनाम करना बंद करो। क्या आपने स्वयं यह नहीं कहा कि विद्यालय की स्वीकृति सूची की भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है?" "पिताजी, मेरा कोर्स एक अलोकप्रिय कोर्स है। वे यह आशा करेंगे कि मैं पाठ्यक्रम ले लूं।" गु यूली के होंठ ठंड से मुड़ गए। "सही कार्य करता है। आपकी योजनाओं का उल्टा पड़ना बहुत बुरा लगा होगा।"
दोपहर में जब गु लियांगवेई काम करने के लिए बाहर गई तो बहनें घर पर अकेली थीं और गु यूली थोड़ी देर के लिए झपकी लेने के लिए तैयार थी। मेरी तलाश एक पिटाई की तलाश के समान है। हालांकि वो अभी अपने बिस्तर पर लेटी ही थी कि यांग मैंगशान उसके कमरे में घुस आए। उसके चेहरे पर आक्रामक भाव थे और उसने गुस्से से पूछा, गु यूली, ये तुम हो? आपने मेरी पसंद हटा दी। ठीक है। गु यूली ने आलस्य से जम्हाई ली। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। यांग मैंगशान की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, पिताजी अब नहीं है, आपको दिखावा जारी रखने की जरूरत नहीं है। अचानक गु यूली उज्ज्वल रूप से मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में एक अहंकारपूर्ण चमक थी। वह धीरे से उठी और यांग मैंगशान की ओर चल दी। उसके सामने आकर उसने अपना हाथ जोर से घुमाया। स्मैक! कमरे में एक तेज आवाज गूंज उठी। यांग मैंगशान स्तब्ध अविश्वास में थी जब उसने गु यूली को देखा। उसकी निगाहें किसी जहरीले सांप की तरह खतरनाक थीं। तुमने मुझे मारा। तुमने वास्तव में मुझे मारने की हिम्मत की। गु यूली ने अपने माथे पर बिखरे कुछ बालों को बहुत शांति से साफ किया। उसने यांग मैंगशान की ओर उदासीनता से देखा और फिर मुस्कुराई। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें मार दूं? मुझे ढूंढना पिटाई ढूंढने के समान है। आपने मेरा परीक्षा प्रवेश टिकट फेंक दिया, मेरा पासवर्ड याद कर लिया और मेरी पहली पसंद को हटा दिया। देखा कि मेरी स्कर्ट पकड़ी गई थी और फिर भी मुझे इतने सारे लोगों के सामने अपमानित करने के लिए जानबूझकर खींचा। तुम्हें एक थप्पड़ मारकर मैं पहले से ही तुम्हारे साथ नरमी बरत रहा हूं। मुझे बदनाम मत करो। यांग मैंगशान ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। गु यूली ने उसे तीखी ठंडक से देखा। तुम्हें बदनाम करो? जैसा कि आपने कहा, पिताजी आसपास नहीं है, हमें दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगा कि उस दिन ब्लैकआउट बहुत अजीब था, इसलिए मैं एक इंटरनेट कैफे में गया और मुझे एहसास हुआ कि मेरी पसंद हटा दी गई थी। मैंगशान, मेरी अच्छी बहन, मुझे यह मत कहो कि तुमने ऐसा नहीं किया। यांग मैंगशान की कनपटी धड़क रही थी लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाए रखा। इसलिए आपने मेरी पसंद हटा दी, गु यूली ने उपहास किया। ईमानदारी से कहूं तो मैं तुमसे परेशान नहीं होना चाहता था, लेकिन तुम सच में बहुत घृणित और चालाक हो। आपकी मानसिकता बहुत ही घृणित रूप से विकृत है। मैं आपको बता दूं कि आपने मेरे खिलाफ जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको भुगतान करना होगा। इसे कहते हैं आंख के बदले आंख। यांग मैंगशान फट गई। उसका चेहरा अभी भी थप्पड़ और गुस्से से लाल था। वो उन्माद से चिल्लाई, गु यूली, बस तुम रुको, यह अंत नहीं है। यांग मैंगशान अपने शयन कक्ष में लौट आई और अब अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। गुस्से से उसका चेहरा घूम गया था। घृणित, घृणित, अत्यंत घृणित। गु यूली, वो उसे कभी नहीं जाने देगी। हालांकि वो अभी इस सब से परेशान नहीं हो सकती थी। उसे पहले अपनी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। वो थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में घूमी और अपना बैग लेकर हैप्पी आवर होटल की ओर निकल गई। गु होंगफेई पिछले कुछ दिनों से घर नहीं गए थे और उसी होटल में ठहरे हुए थे। जैसे ही यांग मैंगशान ने गु होंगफेई को देखा, उसके आंसू लगातार गिरने लगे। वो इतनी दयनीय लग रही थी कि गु होंगफेई का दिल वहीं पिघल गया। मैंगशान, क्या गलत है? क्या किसी ने तुम्हें धमकाया? गु होंगफेई ने यांग मैंगशान के कंधे पर अपना हाथ रखा और चिंता में उससे पूछा। यांग मैंगशान ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया और गु होंगफेई पर अपना सिर हिलाते हुए एक कड़वी मुस्कान बिखेरी। ये कुछ भी नहीं है, भाई होंगफेई, मुझे खेद है कि जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मैं रोने लगा। मैं तुरंत रुक जाऊंगा। उसने ऐसा कहा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, उसके आंसू और भी तेजी से बहने लगे। एक सुंदरता का जाल जहरीला होता है। उसकी यह बात सुनकर गु होंगफेई और भी अधिक चिंतित हो गई। ईमानदारी से बताओ, वास्तव में क्या हुआ? क्या गु यूली ने आपको फिर से धमकाया? नहीं, ये ठीक है। यांग मैंगशान ने तुरंत इसका खंडन किया और ऐसा व्यवहार किया मानो वो बोलने में झिझक रही हो। उसने गु होंगफेई को सावधानी से देखा और फिर गुप्त तरीके से उसके चेहरे को छुआ। गु होंगफेई ने यांग मैंगशान का हाथ हटा दिया और उसके गाल की ओर देखा। उसने तुम्हें मारा, मुझे वास्तव में इसकी परवाह नहीं है। वैसे ये पहली बार नहीं है। मुझे इस बात की चिंता है कि मैं अब विश्वविद्यालय नहीं जा सकता। यांग मैंगशान ने झूठ बोला और फिर रोने लगी। ये वास्तव में पहली बार था जब गु यूली ने उसे मारा था।
अतीत में वह अपनी छोटी बहन से प्रेम करती थी और उसे कुछ भी कठोर कहना भी सहन नहीं कर पाती थी। क्या गलत, क्या हुआ? गु होंगफेई के अंदर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ रहा था। यांग मेंगशान ने सूंघते हुए कहा, मेरी बहन ने ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म से मेरी पहली पसंद को हटा दिया और इसलिए मुझे स्कूल द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। गु होंगफेई की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। हे भगवान, ऐसी बुरी औरत क्यों मौजूद है? गु यूली बहुत दूर चला गया है। बकवास, ये औरत बहुत शातिर है, मुझे उसे सबक सिखाना होगा। यांग मेंगशान ने तुरंत गु होंगफेई की बांह पकड़ ली और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। नहीं, भाई होंगफेई, चाहे कुछ भी हो, वो अब भी मेरी बहन है। यदि आप उससे इस तरह सवाल करेंगे, तो वह इसे स्वीकार नहीं करेगी और मुझसे और अधिक नफरत करेगी। वह मेरे साथ पहले से भी बुरा व्यवहार कर सकती है। मैं अब किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ जिंगचेंग विश्वविद्यालय में भाग लेना चाहता हूँ। गु होंगफेई ने यांग मेंगशान का हाथ थपथपाया और उसे सांत्वना दी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जाकर उसका सामना नहीं करूँगा। रो मत। क्या ये सिर्फ जिंगचेंग विश्वविद्यालय नहीं है? यदि आपको स्वीकार नहीं किया गया है तो ये ठीक है। मैं निश्चित रूप से कुछ कदम उठाने और अपील सूची में आपका नाम लाने में आपकी मदद करूँगा। यांग मेंगशान ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया और प्रशंसा के साथ गु होंगफेई की ओर देखा। वास्तव में, भाई होंगफेई, क्या आप सचमुच मुझे अपील सूची में शामिल होने में मदद कर सकते हैं? दरअसल, गु होंगफेई भी इसके बारे में निश्चित नहीं थे। हालांकि, जिस महिला को वह पसंद करता था, उसे इतनी प्रशंसा के साथ देखते हुए, एक युवा और लापरवाह आदमी कैसे स्वीकार कर सकता था कि वह अनिश्चित था? इस समय, यदि आवश्यक हुआ तो वह गिलोटिन पर जाने के लिए भी स्वयं को तैयार कर लेता। शान, यह मुझ पर छोड़ दो। भाई होंगफेई, आप मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। किसी से भी बेहतर। यांग मेंगशान के गाल पर एक शर्मीला चुंबन देने से पहले उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। युवती की खुशबू वसंत की हवा की तरह उसके दिल में उड़ गई। गु होंगफेई का शरीर गर्म हो गया और एडम का सेब उसके गले में अटक गया। वह थोड़ा नियंत्रण से बाहर हो गया और उसने यांग मेंगशान के चेहरे को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उन आकर्षक गुलाबी होठों को पकड़ने के लिए अपना सिर नीचे किया। यांग मेंगशान को झटका लगा। वह उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर कि उसे अभी भी उसकी मदद की ज़रूरत है, वह केवल उस आग्रह को रोक सकती थी और गु होंगफेई को दूर धकेल सकती थी। उसी समय, उसने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, भाई होंगफेई, आप मुझे धमका रहे हैं। गु होंगफेई ने तुरंत यांग मेंगशान का हाथ पकड़ लिया और सच्चे शब्दों में उसे कबूल कर लिया। शान, मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ, बस मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं अभी अपनी मदद नहीं कर सका। शान, मेरी प्रेमिका बनो। यांग मेंगशान को गु होंगफेई बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने पहले भी कई बार उसके सामने कबूल किया था, लेकिन उसने हर बार उसे अस्वीकार कर दिया था। हालांकि, क्या वो इस बार उसे अस्वीकार कर देगी? उत्तर निश्चित नहीं था। उसे अभी गु होंगफेई की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए उसे खुश करना था। यांग मेंगशान धीरे से मुस्कुराई और फिर शर्म से सिर हिलाया। शान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करूँगा। गु होंगफेई खुशी से चिल्लाई और उसे कसकर गले लगा लिया। अगस्त की शुरुआत में, गु यूली को जिंगचेंग विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र मिला। जब उन्हें सूचना मिली तो गु लियांगवेई उनसे भी ज़्यादा खुश थे। वह प्रसन्न मन से प्रशंसा भोज में जाने की तैयारी करने लगा। एक स्नातकों के लिए अपने शिक्षकों को धन्यवाद देने की एक चीनी परंपरा। यांग मेंगशान इस समय घर पर नहीं थी। कुछ दिन पहले उसने गु लियांगवेई से कहा था कि वह गु हुईजुन के साथ कुछ चीज़ें तय करने जा रही है। उसके जाने के बाद वह घर नहीं लौटी थी और केवल 2 बार गु लियांगवेई को फ़ोन किया था। प्रशस्ति भोज के दौरान भी वह वापस नहीं आई। 30 अगस्त को, गु यूली जिंगचेंग विश्वविद्यालय जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन यांग मेंगशान अभी भी वापस नहीं आई थी। गु यूली को नहीं पता था कि यांग मेंगशान क्या कर रही है। उसने गु लियांगवेई को पहले ही बता दिया था कि वह जिंगचेंग विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य स्कूल में नहीं जाएगी। फिलहाल, वह अपनी अपील पर जिंगचेंग यूनिवर्सिटी के जवाब का इंतजार कर रही थी। दर्शनशास्त्र हमेशा से एक अलोकप्रिय पाठ्यक्रम रहा है और मूल रूप से कोई भी इसे नहीं लेना चाहेगा।
हालांकि देश के नियमों के कारण जिंगचेंग विश्वविद्यालय को ये स्ट्रीम पेश करनी पड़ी, अन्यथा विश्वविद्यालय ने इसे स्थापित नहीं किया होता। यदि यांग मेंगशान सही कनेक्शन पाने में कामयाब रही तो वह सफलतापूर्वक अपील करने में सक्षम हो सकती है। गु यूली को पता था कि यांग मेंगशान जिंगचेंग विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर जा सकती थी। उसी विश्वविद्यालय के लिए उसके इतना आग्रह करने का कारण ये था कि उसने खुद को गु यूली के खिलाफ खड़ा करने का फैसला किया था। क्या मजाक है। अगस्त में तकनीकी रूप से शरद ऋतु थी, लेकिन सूरज अभी भी बहुत कठोर और उज्ज्वल था, आग के गर्म गोले की तरह इसे असहनीय बना रहा था। गु यूली बस से उतरी और तेज धूप में अपना सामान लेकर जिंगचेंग यूनिवर्सिटी की ओर चल पड़ी। जिंगचेंग विश्वविद्यालय का प्रवेश द्वार लोगों से भरा हुआ था। छात्र और अभिभावक दोनों इधर उधर घूम रहे थे। गु लियांगवेई गु यूली के साथ जाना चाहता था, लेकिन उसे डिलीवरी करने के लिए एक ग्राहक से आखिरी मिनट में कॉल आया। ऐसी परिस्थितियों में वह केवल गु यूली को अकेले जाने दे सकता था। गु यूली, जो पसीने से लथपथ थी, ने अपना सामान फर्श पर फेंक दिया और विश्वविद्यालय के गेट के बाहर खड़ी होकर हौंफने लगी। भगवान, बस को स्कूल से इतनी दूर क्यों रुकना पड़ा? सैर ने उसे लगभग मार डाला था। उसने अपने बैग से मिनरल वाटर की एक बोतल निकाली और आधा गटक गई। उसने राहत की सांस ली और मुस्कुराई, उसने इसे बनाया था। हालांकि उसका चेहरा अचानक से सिकुड़ गया। उसके सामने एक पुराना दोस्त आ गया। वो प्रमुख विशेषताओं और लंबे कद वाला एक सुंदर और आकर्षक युवक था। उन्होंने सफ़ेद शर्ट और कैजुअल पैंट पहना हुआ था, जिससे वो परिष्कृत दिख रहे थे। हालांकि किसने सोचा होगा कि झाओ मिंगचेंग के सौम्य और सुरुचिपूर्ण लुक के पीछे एक दुष्ट और क्रूर आत्मा निवास करती है। गु यूली ने अपनी आंखों की ठंडक को छुपाने के लिए अपनी निगाहें नीचे कर लीं। झाओ मिंगचेंग, आप कैसे हैं? चूंकि उसे अपने जीवन को फिर से जीने का मौका दिया गया था, तो वह झाओ मिंगचेंग को उसके किए का बदला कैसे नहीं दे सकती थी? झाओ मिंगचेंग, जो कुछ ही दूरी पर था, उस नज़र को महसूस कर सकता था जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। बिना किसी कारण के वह तेज धूप में कांप उठा और अवचेतन रूप से गु यूली की दिशा में देखने के लिए अपना सिर घुमाया। हालांकि उनकी आंखें नहीं मिली, क्योंकि टी शर्ट और शॉर्ट्स में एक युवा महिला दृश्य को रोक रही थी। जब वो मुस्कुराती थी तो उसकी आंखों में दो अर्धचंद्राकार आकार बन जाते थे और उसके मनमोहक डिंपल दिखाई देने लगते थे। उसने गु यूली की ओर देखा और उससे विनम्रता से पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या आप जिंगचेंग विश्वविद्यालय के नए छात्र हैं? गु यूली ने ऊपर देखा और आश्चर्यचकित रह गया। क्या यह व्यक्ति चू किंग नहीं है? तो उसने जिंगचेंग विश्वविद्यालय में भी भाग लिया। भगवान, क्या यह उसके अतीत को बदलने का तितली प्रभाव था? न केवल वह झाओ मिंगचेंग से बहुत पहले मिली थी, बल्कि वह वास्तव में 18 साल की उम्र में चू किंग से मिली थी। फिर हुआ मियाओ मियाओ के बारे में क्या वह भी जल्द ही उससे मिलने वाली है? नमस्कार, मैं जिंगचेंग विश्वविद्यालय में नया हूँ। मेरा नाम गु यूली है। गु यूली ने खुद को विचारों से बाहर निकाला और मुस्कुराते हुए जवाब दिया।